इमेजिन कीजिए, एक मैसिव एम्पायर क्रम्बलिंग, चोलाज और चालुक्याज, जो साउथ इंडिया के एब्सोल्यूट पावर हाउसेस थे, उनका पतन हो रहा था। सोचिए, उनके टूटने से कितना बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ होगा, एक खाली जगह जिसे भरने की जरूरत थी। और इस हाई स्टेक्स वैक्यूम को फिल करने आगे आए कुछ नए बेहद ताकतवर रीजनल किंगडम्स। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार एस्पिरेंट्स, इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल क्रूशियल है। काकातियाज, होयसालाज और यादवाज, ये पूरा मटेरियल सीधे प्राइमरी सोर्सेज से डिस्टिल किया गया है ताकि रिवीजन एकदम फास्ट और इफेक्टिव हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम इन रीजनल किंगडम्स के उदय पर बात करेंगे, फिर उनकी आपस में तुलना, उसके बाद काकतीया और होयसला राजवंश के डिटेल्स देखेंगे, कुछ एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन समरी। ये स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स को परफेक्टली दिमाग में लॉक कर देगा। तो पहला सेक्शन है राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। अब देखिए, 10th से 14th सेंचुरी का जो दौर था ना, वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड था। एक तरफ बड़े सेंट्रलाइज्ड एम्पायर्स जैसे चालुक्याज और चोलाज धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे, और उनके अंडर काम करने वाले जो फ्यूडिटरीज थे यानी सामंत, उन्होंने आज़ादी घोषित करनी शुरू कर दी। लोकल लीडरशिप अचानक से बहुत स्ट्रांग हो गई। एग्रीकल्चर और ट्रेड बढ़ने से इन रीजन्स में गजब की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई। और इन सब की एक सबसे बड़ी कॉमन नैरेटिव आर्क क्या थी? ये सभी किंगडम्स दिल्ली सुल्तानेट के इन्वेजन्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, द बिग थ्री कंपेयर्ड। ये सेक्शन प्रीलिम्स एग्जाम्स के मैचिंग क्वेश्चंस के लिए सच में एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। इसे याद रखने के लिए एक सिंपल मेमोरी ट्रिक बनाते हैं। KWT, HHK और YDM। पहले काकातियाज, जिनकी कैपिटल वरांगल थी और उन्होंने तेलुगु लिटरेचर को प्रमोट किया। इनके फाउंडर प्रोला फर्स्ट थे। दूसरे होयसालास, ये हलेबीदु से थे और इन्होंने कन्नड़ा लिटरेचर को आगे बढ़ाया, साथ ही फेमस चेन्नई के सवा टेम्पल बनवाया। और तीसरे यादवाज, जिनकी कैपिटल देवागिरी थी, उन्होंने मराठी लिटरेचर के साथ साथ अपने डिस्टिंक्ट हिमतपंथी आर्किटेक्चर पर फोकस किया। इन कैपिटल्स और लैंग्वेजेस पर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब डिटेल में चलते हैं तीसरे भाग पर, द काकातिया डायनेस्टी। ये डायनेस्टी मुख्य रूप से तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स पर राज करती थी। शुरुआती दौर में ये चालुक्यास के ही वैसल यानी जागीरदार थे। अगर भौगोलिक तौर पर सोचें तो ये आज के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास का हिस्सा है। इनकी पहली कैपिटल हनुमाकोंडा थी और उसके बाद ये औरगुलू शिफ्ट हो गई, जिसे आज हम वरंगल के नाम से जानते हैं। इस टेरिटोरियल मैप को दिमाग में सेट रखिए। चलिए इनके मेजर रूलर्स की एक क्रोनोलॉजिकली टाइमलाइन देखते हैं। 1158 AD में प्रतापरुद्र हर्स्ट ने फॉर्मली चालुक्या से आज़ादी का ऐलान किया। उसके बाद 1198 AD में आते हैं गणपति देवा। इनका रेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने खेती के लिए पक्खल लेक बनवाया और मोटुपल्ली पोर्ट से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाया। फिर 1262 AD में आती हैं लेजेंडरी रुद्रमा देवी, और आखिर में 1296 AD में प्रतापरुद्र सेकंड, जिन्हें बाद में काफ़ी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं रुद्रमा देवी की। इनका शासन बेहद दिलचस्प था। वो इस डायनेस्टी की इकलौती फीमेल रूलर थी और अथॉरिटी कमांड करने के लिए उन्होंने एक्चुअली एक मेल टाइटल अपनाया था। और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो उनके दरबार में आया था और उसने उनकी गवर्नेंस की बहुत तारीफ की थी। ये कोट डायरेक्टली एग्जाम्स में आता है क्योंकि फॉरेन अकाउंट्स एग्जामिनर्स के ऑलवेज फेवरेट्स होते हैं। लेकिन इस ताकत का भी एक अंत हुआ। 1323 AD एक बेहद क्रिटिकल साल था। गयासुद्दीन तुगलक की फोर्सेस ने वरंगल पर आक्रमण किया और प्रतापरुद्र सेकंड को कैप्चर कर लिया। और बस यही वो एग्जैक्ट डेट है जहां से काकातिया सॉवरेनिटी का फाइनली अंत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, दी होयसला एम्पायर। अब हम अपना फोकस वेस्ट की तरफ, कर्नाटका रीजन पर शिफ्ट करते हैं। इनकी कैपिटल हालेबिदु थी और इनके ओरिजिन की एक बहुत ही पॉपुलर लेजेंडरी मिथ है। कहा जाता है कि इनके फाउंडर, जिनका नाम साला था, उन्होंने एक जैन गुरु को बचाने के लिए अकेले एक टाइगर को मार गिराया था। उसी बहादुरी के किस्से से इस एम्पायर की नींव पड़ी थी। इनकी लिनियज मुख्य रूप से इन 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है।
1108 एडी में विष्णुवर्धना ने इन्हें आज़ादी दिलाई। फिर 1173 एडी में वीराबल्ला सेकंड आए, जिन्होंने नॉर्दर्न सल्तनत के इनकर्शन से एम्पायर को डिफेंड किया। उसके बाद 1292 एडी में आते हैं वीराबल्ला थर्ड, जिन पर लगातार वॉरफेयर के बीच किंगडम को रीयूनाइट करने की जिम्मेदारी आई। इन सभी में विष्णुवर्धना पर हमेशा से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये हाई यील्ड फैक्ट्स बिल्कुल नोट कर लीजिए। उनका ऑल्टरनेट टाइटल बिट्टी देवा या तलकाडु गोंडा था। वो पहले जैन थे, लेकिन फिलॉसफर रामानुजाचार्य के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने वैष्णविज्म अपना लिया। 1116 एडी में उन्होंने चोलास को हराया और उसी जीत के जश्न में बेलूर में आइकॉनिक चैनकेश्वर टेम्पल बनवाया। ये मटेरियल एमसीक्यू के लिए परफेक्ट है। इनका अंत अचानक और ट्रैजिक था। 1343 एडी में बैटल ऑफ मदुराई में वीराबाला थर्ड मारे गए। पर एक बड़ी बात ये हुई कि इनकी ये वास्ट टेरिटरीज हवा में गायब नहीं हुई, बल्कि आगे चलकर राइजिंग विजयनगरा एम्पायर में सीमलेसली मर्ज हो गई। चलिए अब आते हैं 5वें भाग पर, एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थोड़ा सेल्फ टेस्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, काकतीय शासक रुद्रमा देवी के दरबार में कौन सा इटालवी यानी इटालियन ट्रैवलर आया था? दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। बिल्कुल सही जवाब है मार्को पोलो। ऐसे फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट्स, हिस्टोरिकल एनालिसिस और एग्जाम पेपर्स दोनों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा प्रश्न, वो कौन से होयसाला शासक थे जिन्हें रामानुजाचार्य ने वैष्णव धर्म में कन्वर्ट किया था? ये कल्चर और रिलीजन का इंटरसेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टेस्टेबल है। जवाब है विष्णुवर्धना। और हाँ, उनका ऑल्टरनेट टाइटल बित्ती देवा जरूर याद रखिएगा। ट्रिक करने के लिए एग्जाम्स में कई बार विष्णुवर्धना की जगह बित्ती देवा लिख दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी भाग पर, क्विक रिवीजन समरी। एक रैपिड फायर रैप अप करते हैं। रीकैप करते हैं। काकातियास, वारंगल कैपिटल, पखल लेक, तेलुगु लिटरेचर और मार्को पोलो का विजिट। होयसालास, हेलिब्यू कैपिटल, चेन्नका शिवा जैसे टेम्पल्स और कन्नड़ा लिटरेचर। यादवास, देवगिरी, मराठी लिटरेचर और अनोखा हेमाडपंथी आर्किटेक्चर। और इन सबका फेट बिल्कुल एक जैसा था। आखिर में ये सभी दिल्ली सल्तनत के इन्वेजन्स के आगे हार गए। और आखिर में इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए, भले ही इन रीजनल किंगडम्स का अंत हो गया, पर इनका बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल फाउंडेशन कभी नहीं मिटा। इन्होंने ही उस मजबूत नींव का निर्माण किया जिस पर बाद में दक्षिण भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगरा एम्पायर खड़ा हुआ। सोचिए, अगर इन किंगडम्स ने ये ग्राउंड प्रिपेयर नहीं किया होता तो क्या आगे की हिस्ट्री उतनी ही रिच होती? सोचते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मिलेंगे अगले विश्लेषण में।